हेलो बच्चों, क्लास 10th महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ सब्जेक्ट विज्ञान के इस वीडियो में हल करेंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें आपको पुराने वर्षों के भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मिलेंगे और जो नए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आने की संभावना है वे भी ऐड करे गए हैं। तो कृपया इनको बहुत ही ध्यान से देखें। यह आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। आपके वार्षिक परीक्षा में जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे, इनसे बाहर जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में जो रिक्त स्थान हैं, जोड़ियां हैं और एक शब्दमोत्तर हैं, इस टाइप के सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इन्हीं से बन जाएंगे। तो आप वीडियो को कृपया ध्यान से देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको प्रतीकात्मक रूप में जो निरूपित किया जाता है उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम आपको कहें H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा ये रासायनिक समीकरण के रूप में प्रतिपादन ये क्या कहलाएगा? ये हमारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो याद रखना है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है उनको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ऊष्मा उत्पन्न होने का मतलब है, जैसे हम कहें, आपको उदाहरण के माध्यम से समझाएं कि कोई अभिक्रिया, हम पानी और चूना की अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो पानी है और चूना है, उसमें पानी में हम जब चूना डालते हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, मतलब ऊर्जा निकलती है, वो गर्म हो जाता है पानी। तो पानी जब गर्म हो रहा है उसमें हमने ऊर्जा नहीं दी, मतलब उसमें हमने ताप बिल्कुल भी नहीं दिया है। और एक ठंडे पानी में हमने चूना डाला और उसमें आप देखेंगे कि भाप निकलने लगेगी, पानी बहुत ही गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल अभिक्रिया हम करा रहे हैं लेकिन उसमें से ऊष्मा निकल रही है, तो इसी को हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। तो ऐसी सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाएंगी जिनको करवाने पर ऊष्मा निकलती है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा निकलती है उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उनको हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब कहें तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें उनको हम संयोजन अभिक्रियाएं कहेंगे। आप देख सकते हैं, यदि हम H2 प्लस O इक्वल टू करें H2O, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते जा रहे हैं कि दो अभिकारक अभिकारक कहलाते हैं। जो अभिक्रिया के फर्स्ट में भाग लेते हैं वो अभिकारक हैं और जो बनते हैं लास्ट में उनको हम उत्पाद कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो स्टार्टिंग में है H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके एक तत्व बन रहा है H2O। तो ये क्या है? ये हमारी संयोजन अभिक्रिया है। दो अभिकारकों से मिलके एकल उत्पाद का जो निर्माण है उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी सभी अभिक्रियाएं जो दो अभिकारकों को मिलाकर एकल उत्पाद बनाए उनको हम संयोजन अभिक्रियाएं कहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रियाओं में जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है उनको ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब जिन अभिक्रियाओं को कराने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, उनको हमें गर्म करना पड़ता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं अपन समझ चुके थे कि जिनमें से ऊष्मा निकलती है उसको हम ऊष्माक्षेपी, लेकिन जिनमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, जिन अभिक्रियाओं को करवाने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, उसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वे क्या अभिक्रियाएं कहलाती हैं? तो जिन अभिक्रियाओं के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो, इनका आदान प्रदान हो, आयनों का आदान प्रदान हो, उनको हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम कैसी अभिक्रियाएं कहेंगे? ऐसी अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं।
तो द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं कौन कहलाएंगे? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के बीच में आदान प्रदान हो तो उनको हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहेंगे। इन क्वेश्चनों को आप ऑब्जेक्ट के माध्यम से हल कर रहे हैं और इनको आप वस्तु मतलब इनको आप एक शब्द में उत्तर में या आपके जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है वहां पे भी आने की संभावना है, इसलिए आप ध्यान से देखते चलें। अगला क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त हो जाता है उनको हम वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब यहाँ पे अभिकारक रहेगा एकल, जो अभिकारक है अभिकर्मक है वो सॉरी एकल रहेगा, और जो उत्पाद है वे 2 उत्पाद बन जाएंगे, उनको हम कहेंगे वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाओं का मतलब है टूटना। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। आइए अगला क्वेश्चन है, लोहे पर लाल रंग की परत चढ़ना क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं लोहे की लाल रंग पर परत चढ़ जाती है, यह प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया क्या है? संक्षारण। तो संक्षारण किसे कहते हैं? जब लोहे पर जंग लगती है तो उसको हम संक्षारण कहते हैं। मतलब लोहा जो है एक उस पर अशुद्ध धातु की परत चढ़ जाती है तो इसको हम संक्षारण कहते हैं। तो लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण की क्रिया है, तो यहाँ पे इसी का आंसर बताया गया है संक्षारण। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं, और जो लास्ट में बनते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया हम देखें और उन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अभिकारक भाग लेंगे, तो जो अभिकारक हैं, अभिकारक 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं और उत्पाद 2 या 2 से अधिक भी। तो अभिकारक इक्वल टू उत्पाद। जो इक्वल टू के पहले वाले कहलाते वे अभिकारक और जो लास्ट वाले कहलाते वे उत्पाद कहलाते हैं। तो जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें पहले अभिकारक होते हैं और बाद में जो बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो इनको उत्पाद कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है? तो रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो उसकी हम पहचान किसके माध्यम से करेंगे? तो हम देखेंगे कि अवस्था में परिवर्तन हो, उनमें क्या होना चाहिए? अवस्था जो है उनकी अवस्था बदल रही हो, तो वो कौन सी अभिक्रियाएं होंगी? रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। इसी प्रकार उनका रंग बदल रहा हो, कलर चेंज हो रहा हो और ताप में परिवर्तन आ रहा हो। तो ऐसी जो 3 ये पॉइंट हैं, अगर ये तीनों पॉइंट किसी में हो रहे हैं तो आप समझ जाएं कि कौन सी अभिक्रिया है, वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। मतलब अवस्था परिवर्तन का मतलब है कि आप कहेंगे जैसे कोई एक ठोस हमने लिया, एक द्रव हमने लिया और इन दोनों को मिलाया और उत्पाद में हमें द्रव मिला, तो हम कहेंगे कि इनकी क्या हो गई? अवस्था परिवर्तन हो गई। एक जो ठोस है वो किसमें चेंज हो गया है? यहाँ पे द्रव में चेंज हो गया है, तो हम कहेंगे ये कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे हमने एक लाल कलर लिया और एक नीला कलर लिया, इक्वल टू में बना हमारा सफेद कलर, तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे हमने ताप दिया किसी अभिक्रिया में 50 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पे होते होते अभिक्रिया जो है जो उत्पाद बना उसमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रहा, तो हम कहेंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिनमें कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो जो एलपीजी का दहन है ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। ये कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एलपीजी जो गैस होती है उसको लिक्विड, इसका एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है उसका जो ताप परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पे जो गैस है वो जल जाएगी और जो गैस हमें समझ में आती है वो जल जाएगी। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो रासायनिक सूत्र हैं ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद करके रखना है। यहाँ से ऑब्जेक्ट जो वार्षिक परीक्षा में है बहुत ही आने की संभावना है। तो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो है PbNO3 का होल ट्वाइज। क्या है? PbNO3 का होल ट्वाइज कौन से का है? लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। आइए अगला देखते हैं, लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? तो Pb मतलब लेड, SO4 मतलब सल्फेट, तो PbSO4 क्या हो गया? लेड सल्फेट का फॉर्मूला हो गया है। तो PbSO4 किसका होगा? लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, Fe2O3 + 2Al =
इक्वल टू में हमारा क्या बन रहा है, आप देख रहे हैं कि एल एल्यूमिनियम से कौन सी अभिक्रिया कर रही है, ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रही है। तो AlO2 मतलब यहाँ से एक जो दो अभिकारक हैं, इन दो अभिकारकों में से एक जो अभिकारक है यहाँ से दूसरे वाले में मिल रहा है, और दूसरा वाला अभिकारक है जो Fe मतलब लोहा जो है वो यहाँ पे बच रहा है। तो इन अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रियाएं कहेंगे। या यहाँ पे हम देखें विस्थापन अभिक्रियाओं में आप देख रहे हैं कोई भी एक पदार्थ विस्थापित हो रहा है, पहले वाले का किस में जा रहा है, दूसरे वाले में मिलने जा रहा है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। यदि यहाँ पे AlCl3 होता तो हम कहेंगे कि जो O है वो Al में मिल जाता, मतलब हम कहें AlCl3 अगर बने और साथ में Fe और इसके साथ और कोई पदार्थ मिल जाए, यहाँ पे दोनों में यदि परिवर्तन हो, यहाँ पे और इसमें भी परिवर्तन हो जाए तो वो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पे केवल एक तत्व में परिवर्तन हो रहा है, वो जो है वो Al में मिल रहा है, इसलिए हम इसको विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की अभिक्रिया है। तो अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि कोई भी खाद्य पदार्थ है उसका कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं उनमें हम देखते हैं कि जो आप बता रहे हैं यहाँ पे है खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कोई भी गैस में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे ऊष्मा निकल रही है, यहाँ पे ऊष्मा की कोई भी जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप ही निकल रही है। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि यहाँ पे हमें जो है ऊष्मा की आवश्यकता है, और जहां पे ऊष्मा की आवश्यकता ना पड़े, अपने आप अभिक्रिया हो जाए, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। और जिन अभिक्रियाओं को कराने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हम अभी बता चुके थे कि जल का बिना बुझे हुए चूने में अभिक्रिया जो होती है, मतलब हम पानी की अभिक्रिया है, पानी की अभिक्रिया किससे कहता है, चूना से करवाते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। आइए अगला क्वेश्चन है तेल या वसा से बने खाद्य पदार्थ का खराब मतलब विकृत गंधिता होने से बचाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है। तो हम जानते हैं कि जो आप कोई भी चिप्स देखते हैं उनमें जो गैस भरी रहती है वो कौन सी है, नाइट्रोजन गैस है। मतलब जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनको सड़ने से या खराब होने से या विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उसमें जो गैस डाली जाती है उसको हम नाइट्रोजन गैस कहते हैं। नाइट्रोजन गैस जो होती है वह है विकृत धातु को मतलब विकृत वस्तु को नहीं होने देती है, मतलब जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको खराब नहीं होने देती है, उनको विषैला नहीं होने देती है, इसलिए हम यह कम क्रियाशील गैस है, यहाँ पर क्रिया नहीं हो पाती है। तो कौन सी गैस है, वो नाइट्रोजन गैस है जो खाद्य पदार्थों में भरी जाती है सड़ने से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए या विकृत गंधता होने से बचाने के लिए। वो कौन सी गैस है, वो है नाइट्रोजन गैस। आइए अगला क्वेश्चन है जिस अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों होते हैं उनको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या उपापचय अभिक्रियाएं कहते हैं। तो जहां पर उपचयन और अपचयन दोनों हुए वहां उन अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम तार का जलना कैसी अभिक्रिया है। तो जो मैग्नीशियम तार का जलना है वो अति तीव्र अभिक्रिया होगी। यहाँ पे ये अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, बहुत ही तीव्र गति से होगी, इसलिए इसको तीव्र अभिक्रिया कहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन अपना है जब अपघटन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो इसे क्या कहते हैं। तो प्रकाश अपघटन कहेंगे या प्रकाश का वियोजन कहलाएगा। तो जब अपघटन की अभिक्रिया, जो अपघटन हो रहा है, कोई भी चीज टूट रही है लेकिन टूटे किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो उसको हम प्रकाश अपघटन कहते हैं या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो सूर्य के प्रकाश में टूटना ही वियोजन अभिक्रिया है। सूर्य के प्रकाश में टूटना क्या है, प्रकाश विघटन अभिक्रिया कहलाती है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस तेल के ताजे नमूने को लंबे समय तक रखने के लिए
प्रयुक्त की जा सकती है। तो तेल के ताजे नमूने को रखने के लिए मतलब इसको विकृतता से रोकने के लिए अभी हमने पढ़ी थी नाइट्रोजन गैस, तो या तो नाइट्रोजन गैस हो सकती है या हीलियम गैस हो सकती है। विकृत गंधिता से बचाने के लिए अभी हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है या हीलियम गैस की भी आवश्यकता हो सकती है। तो तेल के ताजे नमूने को मतलब जो हमारा तेल है, अभी हाल हमने तेल लाए हैं, उसको बचाने के लिए लंबे समय तक रखने के लिए उसमें हम कौन सी गैस मिलाएंगे, उसमें हम नाइट्रोजन गैस में रखेंगे जिससे वह विकृत गंधी ना हो। तो कौन सी है, हीलियम या नाइट्रोजन गैस। आइए अगला क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन एक विघटन मतलब अपघटन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से निकलने में मोल अनुपात है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मोल निकलता है वो 2:1 मोल निकलते हैं। कितना रेशियो रहता है, 2:1 का रेशियो रहता है। आइए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया है कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। यह कौन सी अभिक्रिया है, यह वियोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो बर्फ का पिघलना एक भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि जो बर्फ पिघल रही है वो कैसी है, अपने आप पिघलती है। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, यह आकार चेंज हो रहा है मतलब भौतिक अभिक्रिया हो रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चांदी के आभूषण पर काली पैत किसकी होती है। तो चांदी के आभूषण पर वो काली परत होती है वो AgSO2 की होती है। किसकी होती है, AgSO2 की जो होती है वो किसकी है, चांदी के आभूषणों पर काली परत जो पड़ जाती है, मतलब जो संक्षारित धातु हो रही है, चांदी का यहाँ पे क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है। जिस प्रकार से लोहे में जंग लगती है उसी प्रकार से चांदी के आभूषण में काली परत चढ़ जाती है। तो यह संक्षारण का उदाहरण है। और कौन सी परत चढ़ती है, AgSO2, याद रखना है यहाँ से। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है। तो बिना बुझे हुए चूना, जो चूना पत्थर कहलाता है या हमारा जो चूना लेके आते हैं उसका फॉर्मूला है CaO। उसका फॉर्मूला क्या है, CaO। और बुझे हुए चूना का आपको सूत्र आता ही होगा, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, बुझा हुआ चूना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीवारों पर सफेदी कहने के 2 या 3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, वह किसकी उपस्थिति में। तो वह है CaCO3 मतलब संगमरमर कहेंगे हम। आप जानते हैं जो चूना होता है, बुझा हुआ चूना होता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, मतलब CaO किसकी उपस्थिति में, CO बुझा हुआ चूना, कौन सा है, बुझा हुआ चूना किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की उपस्थिति में मिलकर क्या बनाता है, CaCO3। तो हम कहेंगे यहाँ पे बुझा हुआ चूना प्लस CO2 इक्वल टू क्या बना है, CaCO3। मतलब यह सफेदी उत्पन्न करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है। तो लोहे में जो जंग लगना है वो कैसी अभिक्रिया है, वह है उपचयन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, उपचयन अभिक्रिया होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जलाने से क्या होता है। तो लोहे चूर्ण में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जलाने से उसमें हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। कौन कौन से, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस कौन सी है। तो पॉप ध्वनि से जो जलने वाली गैस है वो, पॉप ध्वनि से जो जलने वाली गैस है वो कौन सी गैस होगी, वो O2 हाइड्रोजन गैस, सॉरी H2 हाइड्रोजन गैस कहलाएगी। तो पॉप ध्वनि के साथ जो जलने वाली गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस कहलाएगी। आइए अगला क्वेश्चन है, प्रति ऑक्सी कारक का क्या उपयोग है। तो प्रति ऑक्सी कारक का मतलब है विकृत गंधिता को रोकने के लिए प्रति ऑक्सी कारक का उपयोग करते हैं। इसके लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो प्रति ऑक्सी कारक, जो प्रति ऑक्सी कारक का जो फॉर्मूला मतलब जो होता है वो कौन होता है, विकृत गंधिता